सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मैं आपको कराऊंगी। चैप्टर 10 के वीडियो जो लेक्चर हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज आपको करा रखी है, वो पहले से मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको 1 मार्क के क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि सेट की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। HBSC के स्टूडेंट्स के लिए सेट जल्द ही आने वाला है, और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 14 जो LPP है हमारा, वो दोनों आने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के 1 मार्क के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हमारा पहला ही क्वेश्चन वेक्टर के बारे में आ जाता है। एंड वी ऑल नो दैट वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जब हम उसकी स्टडी करते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, वो वेक्टर है। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर है। तो अब हमारे पास यहाँ 4 क्वांटिटी दे रखी हैं, और इनमें से हमें रिकॉग्नाइज करना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। देखते हैं। टाइम, भाई टाइम के लिए डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम कोई डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड हमारी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये भी नहीं है। ये स्केलर है, ये भी स्केलर है। और 1 मिनट के लिए अगर मैं फोर्स को छोड़ दूँ तो टेम्परेचर भी स्केलर होता है हमारा, क्योंकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो एक मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को या एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आ जाते हैं फोर्स पर। फोर्स के बारे में मैंने आपको जब 10th चैप्टर कराया था तब भी बताया है कि फोर्स में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट A से और उस पॉइंट B तक ले जाना है, तो मेरा इस तरफ फोर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे इस पेन को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो डायरेक्शन ज़रूरी है। मैं यहाँ से अगर पेन को इस तरफ ले गई तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन C होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। घुमा के पूछ लिया अब उसी क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। वेलोसिटी, फोर्स, 90 वाट, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन 4 में से हमें बताना है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए, अब इसी बात को अगर सीधी भाषा में पूछा जाता तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता था एग्जामिनर कि इनमें से स्केलर कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। लेकिन उसने घुमाकर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों तरह से आपको जवाब देना आना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। वेलोसिटी होती है ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो कि वेक्टर होता है। फोर्स अभी मैंने आपको बताया वेक्टर होता है। वॉट जो है हमारा, वो पावर को मेज़र करता है। 40 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है, 0 वॉट का बल्ब है। तो ये केवल और केवल पावर को दर्शाने वाली एक यूनिट है। जस्ट एक यूनिट है, एक मात्रक है पावर का, ऊर्जा का, वॉट। तो ये हमारा स्केलर है। अब यहाँ और आ जाएं एक बार, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन होती है, जो कि हमारी होती है d²s/dt² भी कह लेते हैं, या उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह लेते हैं। तो ये तीनों हमारे वेक्टर हैं, और ये वो क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है, या हम कहें तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
ठीक है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है। सभी ये सारी डिटेल डेफिनेशन मैंने आपको जब 10th चैप्टर कराया था तो मैंने बहुत अच्छे से वेक्टर का 1 घंटे का कंप्लीट लेक्चर मैंने दिया है, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे आर्ट्स के कॉमर्स के बच्चे आसानी से वेक्टर को समझ सकते हैं। तो आप वहाँ से वेक्टर को देख भी सकते हो, अभी सेट होने में थोड़ा समय है। देखिए बेटा, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और आगे मैंने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है कि सी द फिगर। इस फिगर को हम देखें तो ये उल्टा 4 बना हुआ है, इधर वेक्टर डी, ए, बी और सी, और इनमें से मैंने कुछ ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइडेंटिफाई इक्वल वेक्टर्स। इस फिगर में हमने इक्वल वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, और इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है, वो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर डी और वेक्टर बी दोनों की लेंथ सेम है और दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर ही हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि इक्वल वेक्टर्स, देखिए डेफिनेशन ध्यान है तो कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। इक्वल वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए। और लाइन सेगमेंट में बात करें तो दोनों की लंबाई भी, मैग्नीट्यूड भी, मेजरमेंट भी उतना ही होना चाहिए। तो डी और बी दोनों ही अपवर्डेड हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर्स। बाकी नहीं है, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाती है, अपोजिट। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई को इनिशियल वेक्टर्स, नाम से ही पता लगता है को इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और को इनिशियल जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हों, ठीक है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हो। जब मैंने आपको वेक्टर बताया, देखिए मैं ए से बी की तरफ गई तो ए क्या होता है आपका भाई, ए होता है आपका इनिशियल पॉइंट, और बी आपका क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट। बी आपका क्या होता है, टर्मिनल, जहाँ टर्मिनेट हुआ, जहाँ खत्म हुआ। तो ऐसे 2 वेक्टर देखने जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। पॉइंट कितने हैं यहाँ मेन, जहाँ से वेक्टर या तो ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ से भी वेक्टर तो 3 जा रहे हैं लेकिन इनिशियल एक का भी नहीं है। ए यहाँ शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, बी यहाँ शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, सी यहाँ शुरू होकर यहाँ। तो ये तो तीनों वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो यहाँ से तो कोई वेक्टर को इनिशियल है नहीं। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में वेक्टर ए जा रहा है और इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर नहीं जा रहा है, क्योंकि ये भी डी का टर्मिनल पॉइंट है। तो हमारे पास को इनिशियल वेक्टर कोई भी अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। समझ आई मेरी बात आपको, कि अगर ये पॉइंट है, कोई P ले लिया मैंने और यहाँ से एक वेक्टर ये गया और एक ये, एक ही डायरेक्शन में ऐसे यहाँ से इनिशिएट होने चाहिए वो वेक्टर, यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए भाई वो वेक्टर, तो को इनिशियल होंगे। तो यहाँ कोई भी को इनिशियल वेक्टर नहीं है। चलिए अब 5th पे आ जाइए, कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन या मैं कहूँ लाइन ऑफ सपोर्ट एक ही हो या पैरेलल हो, जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो या पैरेलल हो, दोनों बातें। कॉलिनियर में डायरेक्शन जिसमें है वो पैरेलल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, बार बार ये बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए डी और बी पैरेलल हैं और बी और सी तो दिखाई दे रहा है भैया एक ही लाइन पे बने हुए हैं भाई, बी और सी, यस बी और सी एक ही लाइन पर बनने वाले वेक्टर है, तो ये तो कोलिनियर है ही, लेकिन बी और डी भी पैरेलल लाइंस पर है। और डी, अब ये देखिए बी सी से कोलिनियर है, बी डी से कोलिनियर है, और डी की जो डायरेक्शन है इसको आप बेशक आगे एक्सटेंड अगर करते हो तो ये भी सी के पैरेलल है। तो ये तीनों ही वेक्टर बी सी एंड डी क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। चलिए आगे, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, ऐसे वेक्टर जो कॉलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं हैं।
तो भाई 3 वेक्टर कोलिनियर अभी अभी हमने देखे हैं और उन 3 में से बी और डी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल है। भाई इन 3 के कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर बनेगा बी और सी का, एक पेयर बनेगा बी और डी का और एक पेयर बनेगा सी और डी का। तो भाई बी और सी जो है हमारे वो भी इक्वल नहीं है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और डी और सी भी इक्वल नहीं है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो बी सी आ जाएगा और डी सी आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, एक तो ये आ जाएगा डी सी, डी और सी का पेयर, और एक आ जाएगा बी और सी का पेयर कि ये दोनों पेयर ऐसे हैं जो कॉलिनियर हैं बट नॉट इक्वल। ठीक है भाई, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। इन 6 क्वेश्चंस में आपकी पहली एक्सरसाइज में जहाँ पर आपको बेसिक्स दे रखे हैं वेक्टर के, वहाँ से बहुत कुछ निकल कर आ जाता है। इस तरह का डायग्राम आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए अब हम एक 6 क्वेश्चन 6 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक डायग्राम दे रखा है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं फिर से यहाँ इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये डायग्राम बना हुआ है ए बी और सी, और ये डायरेक्शन दी गई है। यस, ये डायरेक्शन दी गई है ए बी सी, और ऑप्शन क्या है कि इन दिस ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 4 ऑप्शन हैं और चारों में से कौन सा ट्रू नहीं है या कौन सा फॉल्स है, और ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। यहाँ आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको समझ आ गया, ये क्वेश्चन आपके लिए एक चुटकी बजा के हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं ए से चलना शुरू करती हूँ, ठीक है भाई, कोई मैं चल रही हूँ या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव कर रहा है और वो बी तक गया, ए बी, ठीक है भाई, बी से वही ऑब्जेक्ट सी तक गया, ठीक है भाई, बी से वही ऑब्जेक्ट सी तक गया, और सी से वही ऑब्जेक्ट ए तक इस डायरेक्शन में आया। मैंने वहाँ से डायरेक्शन उल्टी कर दी है। तो हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हमने एंड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो गया। अब भाई जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, भाई ए से शुरू होकर ए पर गए तो हमारा क्या बन गया, 0 वेक्टर। मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, ए से बी पर गए, बीच में बी आ गया, बी से सी पर गए, सी से ए पर गए, तो टोटल डिस्टेंस हमारी 0 हो गई। ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट 2 वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट देयर सम टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो वही बात है, तो ये तो अपना बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ए बी जमा बी सी घटा ए सी, भाई ए बी की जगह ए बी लिख दें, ठीक है भाई, बी सी की जगह बी सी लिख दें। और देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए का नेगेटिव होता है, ठीक है भाई। ये जो वेक्टर ए बी है, ए बी, ए से बी तक गए और बी ए का मतलब बी से ए तक आए, तो इसका नेगेटिव होता है। ये चीज़ हम वेक्टर में कर चुके हैं। तो अगर मैं इसका नेगेटिव, इसको मैं इसी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ वेक्टर ए सी। भाई हाँ, माइनस लगा दिया और डायरेक्शन उलट दी तो वो एक ही बात हो गई। तो ये भी ट्रू है और ये भी, और ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है, तो ये भी ट्रू है हमारा। थर्ड देखिए, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, माइनस सी ए नहीं आ सकता जब माइनस ए सी आ रहा है। ए बी जमा बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों, देखो भाई इसका मतलब क्या है, ध्यान दो, ए बी
हैं, इसको बता रही हूँ मैं, जमा BC। और भाई माइनस CA का क्या मतलब है, अगर मैं इसको प्लस में करना चाहूँ तो AC बराबर है 0, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ट्रायंगल लॉ तो क्या कहता है, AB के बाद BC और BC के बाद क्या आना चाहिए, CA। तो अगर मैं इसके माइनस को हटाकर प्लस में बदलती हूँ तो सारा रिजल्ट ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमारे तो AC जो है वो राइट साइड में होना चाहिए था। तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है। फोर्थ को भी आप चेक कर सकते हो। फोर्थ में फर्स्ट एज इट इज, लास्ट एज इट इज, और BC की जगह क्या लगा दिया गया है, माइनस का CB। तो ये 4 में से 3 रिजल्ट इसको उल्टा सीधा करके ही लिख दिया गया, और ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस बेटा मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन करने से हमें वो टॉपिक जो है वो बिल्कुल हमारा जो है उसकी अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक टॉपिक पर लगातार कई ऑब्जेक्टिव्स करा पाऊँ। तो जल्दी से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। कि 2 वेक्टर्स अगर A और B हमारे पास हैं और उनके बीच में कोई एंगल थीटा है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और थीटा इनके बीच में अगर कोई एंगल है, तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो हम कैसे मेज़र करते हैं, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B कॉस थीटा। और ये मैं अपने लेक्चर में आपको बता भी चुकी हूँ, आपने वेक्टर कर लिया होगा तो आपको पता भी होगा। तो एक तो ये हमारे पास है। इसी से हमारे पास एक रिजल्ट और आ जाता है कि अगर हम कोस थीटा को यहीं रखें और मॉडुलस A और मॉडुलस B को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B बाय मॉड A मॉड B। ये रिजल्ट भी हमें डॉट प्रोडक्ट से ही मिलता है कि अगर हमें ये रिजल्ट्स मालूम है, हमें A डॉट B मालूम है, मॉड A मालूम है, मॉड B पता है, तो हम उन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोसाइन एंगल कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहीं से हमारा एक और रिजल्ट आ जाता है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में जो एंगल थीटा है अगर वो 90 डिग्री हो जाता है, तो ये जो 90 है तो कोस की वैल्यू 90 पर कितनी होती है, 0। तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा A डॉट B बाय मॉड A मॉड B। तो इससे हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि A डॉट B इज इक्वल टू 0 इफ वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इन पर बेस रख के हमारे ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो हम इन्हें देखते हैं। द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स A एंड B इज दिस। अब ये चीज़ कंपोनेंट फॉर्म में है, तो कंपोनेंट फॉर्म में भी मैंने बताया था आपको कि अगर A के कंपोनेंट A1 A2 A3 हैं, A1I प्लस A2J प्लस A3 के हैं, B के कंपोनेंट B1I B2J और B3 के हैं, तो इन दैट केस हमने क्या देखा था, A डॉट B क्या हो जाता है, A1 B1 जमा A2 B2 जमा A3 B3। और A का मॉडुलस हमने क्या देखा था, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का अंडर रूट, और सेम ऐसे ही वेक्टर B का आ जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए रिमाइंड करा दी हैं कि अगर आप भूल गए हो तो आपको ध्यान रहे। तो इससे आगे अब हम फटाफट से क्वेश्चन सब मैं बताती हूँ, इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है उस पर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड, लेकिन इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 8, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स A एंड B इज दिस। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एंगल क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, A डॉट B बाय मॉड A मॉड B। तो पहले तो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो A डॉट B अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो A क्या है, 3I माइनस 2J प्लस K, ये कैप आएगी यहाँ पर, और वेक्टर B क्या है, 2I प्लस J माइनस 3K।
ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर मैं a का मैग्नीट्यूड लूँ तो कितना आएगा, 3 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर 9 और 4 13 और 1 14 रूट 14 आएगा ये हमारा। एंड मॉडुलस ऑफ b कितना आएगा भाई, 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 3 स्क्वेयर। अब आप ये देखिए कि तीनों डिजिट सेम है तो इट विल ऑल्सो बी रूट 14, तो ये भी हमारा अंडर रूट 14 आ जाएगा। अब हम चलते हैं a डॉट बी पर। तो a डॉट बी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के हम प्रोडक्ट कर दें, 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हमारी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। 3 और 2 5, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। गॉट इट। अब हम कॉस थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो क्या बनेगा, a डॉट बी दैट इज 1, दिस वन बी रूट 14 मॉड बी रूट 14 रूट 14 रूट 14 14 हो जाएगा। कॉस थीटा 1/14 और ये वैल्यू हमें किसी नोन एंगल पर तो पता नहीं है, तो व्हाट विल वी डू, हम कॉस को राइट साइड में ले जाएंगे एंड इट विल बी कॉस इनवर्स 1/14। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, एज ए फिलअप दे रखा है, तो अगर आपको उसी में आंसर देना है तो आप फिलअप भर आइए, अदरवाइज अपनी आंसर शीट पर आप इसका केवल आंसर लिख के आ सकते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप बहुत जल्दी कर सकें, आपके क्विक, देखो 1 ही मिनट में ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप डायरेक्ट यहाँ लिखें और वर्बल कैलकुलेशन आप यहाँ करें कि भाई 6 माइनस 2 माइनस 3 और वर्बली आप 9 प्लस 4 प्लस 1, तो भाई अपना 14 हो गया रूट 14 भाई 4 प्लस 1 प्लस 9 ये भी रूट 14, तो 1/14। सिंपल। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया है, अदरवाइज अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो एक ही लाइन में विदिन 1 मिनट आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स 1/14। तो ये है हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं हम। If vector A is this and B is this and A is perpendicular to B, this is the symbol of perpendicular, understand। अगर A और B दो वेक्टर आपको दे रखे हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा निकालें। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि if two vectors are perpendicular then their dot product must be equal to 0। उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। तो डॉट प्रोडक्ट वर्बल, हम 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देना, तो ये सब आपको वर्बल करना आना चाहिए। आई कंपोनेंट यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 गुना 1 2 इंटू 1, दिस इज 1, दिस इज लैम्डा, तो 1 इंटू लैम्डा, और ये 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -8। कब, when the vectors A and B are perpendicular to each other। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाने से पहले मैं आपको 11 कराना चाहूँगी। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज में फ़र्क है, हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। इफ़ वेक्टर्स 5i + 2j - k एंड लैम्डा i - j + 5k आर ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल शब्द हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना हो, कुछ ने ना सुना हो। ऑर्थोगोनल मीन्स भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो आपको एक ये वेक्टर दे रखा है, हाईलाइट कर ले हम इसको, एक ये वेक्टर दे रखा है और इन दोनों की जो है दोनों ही ऑर्थोगोनल हैं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए। अब ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो जो इनकी डॉट प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिख के दी है कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करोगे, 5 की प्रोडक्ट लैम्डा से करोगे। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। 5 लैम्डा भाई 5 लैम्डा प्लस -2 और भाई माइनस प्लस -5 और ये क्या होनी चाहिए, 0। बस आपको जो कीवर्ड नोट करना है, ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो दिस विल बी 5 लैम्डा - 7 इज इक्वल टू 0, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 7 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 7/5 और यहाँ ऑप्शंस गिवन हैं, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अब हम वापस अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इफ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज 0 डिग्री, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल ही 0 हो गया,
एंगल ही जीरो हो गया तो ए डॉट बी की क्या वैल्यू होगी। अब कई बच्चे सोचने लग जाते हैं क्या करें, अरे भाई ए डॉट बी को लीजिए, ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी अभी मैंने आपको बताया मोड ए मोड बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा हमारा, और वो हमें कितना दे रखा है, जीरो। तो यहाँ जीरो लगा दीजिए। जब आप यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मोड ए मोड बी इंटू 1, और 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करो तो वो इटसेल्फ रह जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये उनके मॉडुलस की ही प्रोडक्ट बन जाएगी। और इससे हमारा एक बहुत स्पेशल रिजल्ट भी आता है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल जीरो हो तो वो असल में एक ही वेक्टर होता है, वो इटसेल्फ के साथ ही जीरो एंगल बनाता है। तो उस केस में, इसका मैं एक स्पेशल केस बता रही हूँ अब आपको, क्वेश्चन में नहीं है, कि ए डॉट ए भी हमारा मोड ए हो जाता है, तो ए डॉट ए हमारा हो जाता है मोड ए स्क्वेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेक्टर नोटेशन में, ठीक है भाई। तो उसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो देखते हैं, जीरो भी नहीं है 1 भी नहीं है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फाइंड एंगल बिटवीन, दिस इज बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकाल लो। वेक्टर्स नहीं दे रखे, व्हाट इज गिवन, ध्यान दें, विद मॉडुलस ऑफ ए 1, मॉडुलस ऑफ बी 2 एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 1, और हमें उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको जस्ट आंसर लिखना है। 2 में 3 में आता है तो आप लिख लीजिएगा कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड वी नो दैट कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी आपको गिवन है 1, मॉड ए गिवन है 1 और मॉड बी गिवन है 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/2, और 1/2 कितने डिग्री पर होता है कॉस का, हाँ ये होता है 60 डिग्री पर, कॉस 60 डिग्री पर। तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर लिख दीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले ये 2 वर्बल क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं करवा चुकी हूँ, जस्ट यहाँ इसलिए लिखा है कि कोई भी आपकी जो डेफिनेशन है या कोई भी आपका फॉर्मूला है, कोई भी रिजल्ट है, वो किसी भी फॉर्म में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज डैश। ये खाली स्थान हमने फिलअप भरना है, दैट इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो अब भी हम 2 क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9, दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, 0, आसान है। आगे चलते हैं, डैश प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट कराई है, लेकिन उसका एक नाम और है, और वो क्या नाम है, वो है स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम 2 वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट्स करते हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट, तो जो हमारा रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो एक स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता है। इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन घुमाकर भी आ सकता था कि डैश प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, तो आप इसको घुमा दीजिए कि डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इस वीडियो का लास्ट 13 रह जाता है, 14 15 में आपको बता चुकी हूँ। तो क्या है 13 क्वेश्चन, इवेल्युएट करें, सॉल्व करें। 3a - 5b डॉट 2a + 7b। देखिए डॉट प्रोडक्ट का बिहेवियर बिल्कुल आप अपना जो अलजेब्रा करते आ रहे हैं उनकी तरह होता है। तो आप 3a विद कंप्लीट ब्रैकेट डॉट कर लीजिए, इसको भूल जाइए, 3a विद कंप्लीट ब्रैकेट, तो 3a डॉट दैट ब्रैकेट
2a प्लस 7b, ओके, माइनस इसको भूल जाइए, माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। क्लियर, चलें आगे। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो डॉट इससे भी, तो 3a को 2a से डॉट करेंगे, 3a डॉट 2a। मैं डायरेक्ट नहीं करा रही हूँ, हम 2 लाइन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 3a डॉट 7b माइनस 5b डॉट जरूर लगाना है, 5b डॉट 2a और माइनस प्लस माइनस 5b डॉट 7b। ध्यान देंगे, 3 2 जा 6, a डॉट a, अभी मैंने आपको a डॉट a बताया, अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले, प्लस कांस्टेंट की कांस्टेंट से हो जाती है प्रोडक्ट 21 a डॉट b माइनस 5 2 जा 10 b डॉट a और 7 5 जा 35 b डॉट b। क्लियर, आगे चलें। a डॉट a मैंने अभी आपको बताया मॉड a स्क्वेयर, और यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूँ, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, तो ये दोनों सेम है। यहाँ 21 घटा 10 ये कितना हो जाएगा 11 a डॉट b, और ये हो जाएगा 35 मॉडुलस ऑफ b स्क्वेयर, और इससे आगे ये इवेल्युएट नहीं होगा जब तक कि हमें वेक्टर्स a b या उनका मैग्नीट्यूड या उनकी ये डॉट प्रोडक्ट ना पता हो। तो ये लगभग 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आगे और 1-2 वीडियो लेक्चर में मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन इसके चैप्टर 10 के कराने जा रही हूँ। अगर आपके कोई सजेशन है या आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।